किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी। 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण को भी स्वीकृति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा, गहलोत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। मिजोरम में भाजपा ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। इजराइल के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया रोष। कहा, भारत आतंकवाद के हर रूप का करता है विरोध। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान सहित उनकी पत्नी और बेटे को सुनाई 7-7 साल की सजा। राष्ट्रपति ने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया शुभारंभ। कहा, बिहार के किसान खेती में नए प्रयोगों को अपनाने के मामले में बहुत आगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को किया संबोधित। स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की। इजराइल ने बाइडेन की अपील पर मिस्र को मानवीय सहायता पहुंचाने की दी छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का किया ऐलान। इजराइल को आगे भी सैन्य मदद का दिया भरोसा। और क्रिकेट विश्व कप में कल पुणे में भिड़ेंगी भारत और बांग्लादेश की टीम। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। त्योहारों से पहले किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर में शुरू होती है जबकि कटाई अप्रैल में होती है। एमएसपी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित की गई न्यूनतम दर है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए त्योहारों के मौसम में अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2024-2025 के लिए तिलहन और सरसों की एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जबकि गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। मसूर के समर्थन मूल्य में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में लद्दाख में सोलर पावर के ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी है। लद्दाख में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस सौर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन जरूरी होगी, जिसे देखते हुए लद्दाख से हरियाणा के कैथल मेन ग्रिड तक लाने के लिए 713 किलोमीटर 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन
उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वर्ष 2022-2023 के लिए रेलवे के नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी राहत की खबर है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़त को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता अब 42 की जगह 46% हो गया है। महंगाई भत्ते और राहत में इस बढ़त से सालाना बोझ 12,857 करोड़ बढ़ेगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। भाजपा ने मिजोरम विधानसभा के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता जा रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। वो नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। गांधी परिवार जिसने कर्नाटका को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा, एटीएम से रुपया निकालो, जनता की जो गाड़ी कमाई है वो रुपया निकालो और जहां जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पे मंत्री जाके और चुनाव को, लोकतंत्र को प्रदूषित करे उसी भ्रष्टाचार के रुपए से। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के गुन्नौर विधानसभा के पूर्व विधायक कुंदर चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वचनों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन पूरी एक भी नहीं होती। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी।
राजस्थान के कोटा में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार के दौरान महिला उत्पीड़न पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के प्रति अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, यहां रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो रमन सिंह ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कोई और नहीं दिखता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी वो सवेरे दोपहर शाम जागते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। इस बीच भाजपा ने पहले मिजोरम की 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसके कुछ देर बाद पार्टी ने 9 सीटों के लिए अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट पहले ही सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनकी 25 साल उम्र नहीं थी। हालांकि वो रामपुर जिले की स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है और 7-7 साल की सजा सुनाई है। इजराइल के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जब कोई वरिष्ठ नेता ऐसा करता है तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है। शरद जी इजराइल पर आतंकी हमले के भारत के रुख पर बेतुका बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे के सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि एक शख्स जो भारत के रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए और भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हुए सोए रहे। इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। मुझे उम्मीद है कि पवार जी कम से कम अब पहले देश के बारे में सोचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इजराइल मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैं शरद पवार जी द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया था। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है। इजराइल में आतंकवादी हमले की पीएम मोदी जी की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ राजनेताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि राष्ट्र के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है और जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा की बात आती है तो एकता और सर्वसम्मति होनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चे के रूप में देखना चाहिए। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इजराइल मुद्दे पर शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजराइल फलस्तीन विवाद पर भारत ने कभी अपना रुख नहीं बदला है। भारत किसी भी रूप में और किसी के भी खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध करता रहा है और इसका कड़ा विरोध करता रहा है। जब पूरी दुनिया ने इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत ने भी ऐसा ही किया, तो शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ
वही भाषा बोलनी चाहिए। आतंकी हमलों से मुंबई को काफी नुकसान हुआ है, खासकर 26/11 के दौरान मुंबई ने कई नागरिकों को खोया था। मेरा शरद पवार जी से अनुरोध है कि वोट बैंक की राजनीति के बारे में न सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करें। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा और उड़ीसा में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इंद्रसेना रेड्डी नुल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वहीं रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। ये नियुक्तियां उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी बिहार यात्रा के दूसरे दिन जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी, वहीं पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। पटना एम्स के डायरेक्टर जी.के. पाल ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि पटना एम्स अपने निर्माण के बाद पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है, जो पटना एम्स के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। पटना एम्स में बहुत सारे फैकल्टी में आपात सेवा अब उपलब्ध हो चुकी है, जो बिहार के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने पटना में एम्स के डायरेक्टर जी.के. पाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिन के बिहार प्रवास पर हैं। पहले दिन बापू सभागार में उन्होंने बिहार के लिए कृषि रोड मैप को शुभारंभ किया, उसको हरी झंडी दिखाई, और दूसरे दिन यानी गुरुवार को पटना के एम्स के दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगी। और हम अभी पटना एम्स पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं पटना एम्स के, डॉक्टर जी.के. पॉल। इतना बड़ा ये क्षण है बिहार के लिए, पटना एम्स के लिए, जब पहली मर्तबा राष्ट्रपति यहाँ आएंगे और आपका कन्वोकेशन भी पहली बार हो रहा है। हम सब एक्साइटेड हैं एक्चुअली, क्योंकि ये पहला हमारा दीक्षांत समारोह है, द फर्स्ट कन्वोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें सम एक्चुअली जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, फैकल्टी हैं, वी आर ऑल एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड। जो कल हमारा होगा प्रोग्राम, इसका जो कैसे ये सक्सेसफुल हो, इससे लगे हुए हैं। इसमें हमारा जो 2 हैं अचीवमेंट, ये तो फर्स्ट कन्वोकेशन है, ये पहला, और दूसरा है कि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि होके कल पार्टिसिपेट करेंगे। ये दूसरा है हमारा स्पेशलिटी ये फंक्शन का। इसमें 244 स्टूडेंट्स ये डिग्री सर्टिफिकेट लेंगे और 7 स्टूडेंट गोल्ड मेडल मिलेगा 7 स्टूडेंट को। राष्ट्रपति के आगमन के बाद पटना एम्स और भी उड़ान भरेगा, इसके सपनों में और पंख लगेंगे और मरीजों की सेवा जो है पटना एम्स कर सकेगा। हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा जो हॉस्पिटल सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपीडी में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन, ओपीडी का फुल्ली जो माने ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसीलिए जो मरीज आते हैं बहुत जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सब रिकॉर्ड हमारा एक्चुअली सब ऑटोमेटेड है और इसमें किसी भी प्रकार से माने लोगों को दिक्कत नहीं होता है। एम्स पटना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे रैंकिंग, और हम तो उम्मीद करते हैं कि एम्स पटना बहुत आगे बढ़े और एम्स पटना बहुत जल्दी 1-2 नंबर में आए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी.के. पॉल जो पटना एम्स के डायरेक्टर हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पटना एम्स का नाम जो है देश के मानचित्र पर होगा और वाकई बिहार के मरीजों की भीड़ दिल्ली में देखने को मिलती है और दिल्ली एम्स पर बहुत दबाव रहता है। अगर पटना एम्स अपनी ऊंचाई प्राप्त करता है तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के लिए भी अच्छी खबर होगी और दिल्ली के तमाम अस्पतालों पर भीड़ भी घट सकेगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ पटना एम्स से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय युवाओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम में संवैधानिक प्राधिकारियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और खेल, उद्योग, कला आदि में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों और अन्य रोल मॉडल्स को युवाओं के साथ संवाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस साल नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 ग्रुप्स में युवाओं को देश भर के प्रमुख शहरों और महानगरों के भ्रमण पर ले जाया जा रहा है।
सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने देश के सर्वाधिक भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में प्रमुख भारतीय सेना में पूरे देश का विश्वास दोहराया। उन्होंने हर आवश्यकता के समय नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के अलावा हमारी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना पर पूरा भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी स्तरों पर चल रही बातचीत जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में हो रही तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों सहित नागरिक उद्योगों के सहयोग से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इस तरह स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण या आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्रत्येक सैनिक के लिए हथियारों का आधुनिकीकरण सरकार का मुख्य लक्ष्य है और सरकार इस कार्य में पूरी तरह से सशस्त्र बलों के साथ है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अब तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के MOU का आदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के समापन दिन तक और अधिक संख्या में आदान प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 2016 में पहले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में 809 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाएं थीं। 2035 तक कार्यान्वयन के लिए 5.6 लाख करोड़ रुपए की पहचान की गई है, जिसमें से 1.22 लाख करोड़ रुपए की 228 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। We have Union Minister of Ports, Shipping and Waterways with us. Sir, the Global Maritime India Summit is on, and the third edition, we are seeing a lot of MOUs have been already signed. What is the amount of investment that we are looking at? And starting from the first edition till now, what's the execution like of the number of MOUs, projects, and the total investment? The beginning ultimately help us to develop the vision, and also that has been made possible because of the Honorable Prime Minister's vision. And in that particular 2016 that summit, this particular National Perspective Plan was launched by Honorable Prime Minister. As a result, Sagarmala program, that flagship program, has been undertaken, and this program have identified 809 projects, investment worth of rupees 5.6 lakh crore. So main objective was to modernize the ports and to develop the port-led connectivity, to develop the port-led industrialization. हम इस सेक्टर में अपने काबिलियत दिखाने में सफलता प्राप्त की है। कार्गो हैंडलिंग से लेकर हम टर्नअराउंड टाइम हो, इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में हो, टाइमलाइंस में हो, सारे पैरामीटर्स में हमारी शक्ति हम दिखाने में बेहतर प्रदर्शन की है। हमारे कुल मिला के 6 लाख को आसपास की हमारे अब तक फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे अब तक इतना MOU, वैल्यू का MOU अब ये हो चुका है एक्सचेंज। तो और भी हम वी आर एक्सपेक्टिंग मोर बिकॉज टुमारो इज देयर, सो लॉट ऑफ सेशन हैज टू बी completed. 2014 तक कई सेक्टर हमने कभी भी never taken seriously and never consider in the top of the priority agenda for our growth. But Honorable Prime Minister has discovered the available potentialities in the waterways and coastal shipping and ocean shipping. So because of his vision, ultimately we have taken so many initiatives. Hydrogen फ्यूल हो, एमोनिया फ्यूल हो, इस सिलसिले में भी हम लोगों ने, और विशेष रूप से ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग के सिलसिले में भी हम लोगों ने MOU की है। लक्ष्य स्पष्ट है, टू अचीव द ब्लू इकोनॉमी यू आर टू डेवलप द ग्रीन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री, एंड दैट इज वाई ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल हैव टू बी मेड ग्रीन. That is why we are building green port, green shipping. That's why our journey for
decarbonization and also carbon neutral. And that's why this kind of projects are coming up. All right. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर. So this was the Union Minister talking all about the GMIS and how it will lead in the change of the economy, not just India but the entire world. त्योहारों के मौसम में रेलगाड़ियों में यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे का एक्शन प्लान तैयार है। रेलवे ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं जिससे कि यात्रियों को सफर के दौरान किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी से विशेष बातचीत की और रेलवे से जुड़ी तैयारियों के बारे में जाना। हमारे साथ उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, त्यौहार आ गए, दुर्गा पूजा शुरू हो गई, उसको लेकर रेलवे क्या तैयारी है? इसके लिए एडिशनल इस समय रश होता है, हम लोगों ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। करीब 377 हम एडिशनल ट्रिप्स मारेंगे ट्रेन के, जिसमें करीब 5980 कोचेज़ होंगे, जिसमें कि जनरल क्लास, स्लीपर क्लास और एसी क्लास के डब्बे होंगे। और करीब ये जो 5980 कोचेज़ होने के कारण करीब 5.5 लाख एडिशनल सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी। ये ट्रेन चलेंगे और ये जो अभी पूजा जो रश के लिए जो हम हॉलीडे स्पेशल्स चला रहे हैं, इसमें से 90% ट्रेन पूर्वी भारत की तरफ, बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे और 10% हमारे कटरा तरफ जाएंगे, क्योंकि नवरात्र के समय वहाँ भी माता जी के दर्शन के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है। तो वेटिंग अवॉइड करने के लिए, जिससे हमारे भाई लोगों को, दर्शनार्थियों को तकलीफ ना हो, हम एडिशनल ट्रेन चला रहे हैं। इसकी व्यवस्था की गई है और वो टाइम टेबल में चलेंगे और कुछ तो क्लोन ट्रेन भी होंगी। रेलवे स्टेशन पर रश होता है क्योंकि त्यौहार आ रहा, छठ आ रहा, दीपावली आ रही, उस रश को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह की? क्योंकि अगर इसके पहले घटनाओं देखा जाए तो कभी ऐसी हुआ है कि जब रश ज़्यादा होता है तो घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। उसके लिए काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे कि क्राउड कंट्रोल प्रॉपर हो। और जैसे कि दिल्ली में आप उदाहरण ले लें तो अजमेरी गेट साइड नई दिल्ली स्टेशन के बाहर हम लोग एक होल्डिंग एरिया भी बनाते हैं, जिससे कि जो हमारे पैसेंजर्स है वो अपने ट्रेन के टाइम पे ही प्लेटफॉर्म पे अंदर जाएं, उसके पहले से प्लेटफॉर्म में जाके, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक सीमित जगह होती है, वहाँ भीड़ भाड़ न करे, दूसरी ट्रेन जा रही है, उनके भी पैसेंजर्स रहते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं क्राउड कंट्रोल के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए। डिटेल में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा ना हो और कोई तरह की जनहानि ना हो। लोग टिकट के लिए परेशान होते हैं, जिसमें दलाल भी एक्टिव हो जाते हैं, उसको लेकर किस तरह तैयारी है? मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि दलालों के माध्यम से टिकट न लें। हम लोग रश को क्लियर करने के लिए, जैसे लोगों को टिकट लेने में परेशानी न हो, एडिशनल काउंटर्स भी खोल रहे हैं। और जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जो मोबाइल से ऐप से अप्लाई कर सकते हैं, वो उसके द्वारा टिकट ले लें और बाकी टिकट काउंटर्स पे ले, टाउट्स के द्वारा ना ले, क्योंकि इसमें आपका पैसा ही ख़राब होगा और यात्रा भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के लोगों के से दूर रहें और कहीं कोई करता हुआ दिखे तो हम लोग को सूचित भी करें। कैमरामैन नवीन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इजराइल हमास के संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पर हमास के हमले और नागरिकों के खिलाफ सभी तरह की हिंसा की निंदा की। साथ ही गजा के लिए सहायता के आग्रह वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो किया। तेल अवीव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा और वेस्ट बैंक की सहायता के लिए नई अमेरिकी फंडिंग में $10 करोड़ देने की घोषणा की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।